प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जिले के कई विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी क्षेत्रों में चल रहे कार्यों, समस्याओं और आगामी योजनाओं पर विस्तार से रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का समय पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए, विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और साथ ही मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से जिले में नए विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जनता तक उनके लाभ पहुंचाने का आह्वान किया है। तो आपको बता दें, मुरादाबाद से खबर है, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर ध्यान दिया जाए, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अहम बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो मुरादाबाद से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर ध्यान देने को लेकर अहम बैठक की गई है। बैठक में अहम निर्णय ले गए हैं। प्रयागराज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई और 16 जनवरी को ही अगली सुनवाई होगी। शिवलिंग को ही छोड़कर वजूखाने के ही सर्वे की मांग, आपको बता दें, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 16 जनवरी को ही अगली सुनवाई होगी और शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने को लेकर अपडेट सामने। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में ही सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रही और इस दौरान ही याचिकाकर्ताओं ने शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए ताकि मामले में तथ्यात्मक प्रमाण जुटाए जा सके। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी के लिए स्थगित भी कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों को ही निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दलीलें तैयार रखें। सुनवाई के दौरान मामले की ही संवेदनशीलता को ही देखते हुए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट परिसर में ही शांति बनाए रखने का भी विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसा कहा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और 16 जनवरी को ही अगली सुनवाई होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के सर्वे की मांग, एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर बड़ा अपडेट। और इसी खबर पर हमारे साथ अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, क्या पूरा मामला है, विस्तार से अपडेट दीजिए। देखिए सुमन, जिस तरीके से वाराणसी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके वजूखाने में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो मांग है, उस पर कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों में ही जो मामला है वो लंबित है। हालांकि आज इसकी सुनवाई थी और सुनवाई को फिलहाल टाला गया है। और जिस तरीके से अगर सुनवाई है, हाईकोर्ट ने इससे स्पष्ट ये जानकारी दी है कि जब मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लंबित होता है तो निचली अदालतें होती हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर हाईकोर्ट आते हैं तो उनको जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है होता है, वहां तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दोनों ही पक्षों को दिए हैं कि जो दोनों पक्ष हैं वो शांति व्यवस्था बना के रखें, कोर्ट परिसर हो चाहे वो बाहर भी, और उन सभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाई कोर्ट उसमें कुछ दखल दे सकता है। सुमन, बिल्कुल अमन, कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई 16 को होगी, तो क्या आशंकाएं अभी फिलहाल जाहिर हो रही है और लोगों में किस तरीके से अब इसको लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल है, जो एक
उन्होंने ये अपील भी की थी जो सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी रिट पे जो ये मुकदमा पूरा चल रहा है, तो उन्होंने भी अपील की कि मामले को जल्द से जल्द उसको फैसला दिया जाए, क्योंकि दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं जो आस्था है वो जुड़ी हुई है। तो वही सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मामला ये है कि बिल्कुल आस्था अमन, कहीं अगर बात करें तो किसी की तरफ से अभी इसको लेकर विरोध सामने आ रहा है क्या फिलहाल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, उन दोनों ने ही ये स्पष्ट दोनों ही पक्षों को निर्देश दिए हैं कि शांति व्यवस्था बनाकर रखें और कोर्ट का जो न्यायालय का सम्मान है उसके लिए एक न्यायालय की तरफ से एक स्पष्ट एडवाइजरी भी जारी की गई दोनों पक्षों के लिए कि शांति व्यवस्था बना के रखें कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो दोनों पक्षों को मंजूर होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से ये स्पष्ट बात की जाए, स्पष्ट है कि दोनों ही पक्ष शांति व्यवस्था का प्रतीक दिखा रहे, कहीं ना कहीं कोर्ट का जो सम्मान है उसके प्रति दिखाई दे रहा है। तो मत देने के लिए तो शिवलिंग छोड़कर वजूखाने का सर्वे की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के सर्वे की जो मांग थी वो की जा रही थी। अब 16 तारीख को ही इसका फैसला आएगा। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह रामपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और डीएम और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने रामपुर डीएम पर कहा है कि प्रशासन बीजेपी के इशारे पर ही कार्रवाई कर रहा है और जैसा बिहार में हुआ वैसा ही नतीजा जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि विदेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वोट काटने की साजिश चल रही है। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर संजय सिंह रामपुर का उनका दौरा खास रहा है और आप सांसद ने ही प्रशासन को भी घेरा है। वोट कटने की भी साजिश का उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आप सांसद ने प्रशासन को घेरा है। आपको जानकारी देते चले कि उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन को घेरते हुए बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रामपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन, डीएम और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने रामपुर डीएम पर कहा है कि प्रशासन बीजेपी के इशारे पर ही कार्रवाई कर रहा है और जैसा बिहार में हुआ वैसा ही नतीजा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि विदेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वोट काटने की साजिश चल रही है। आप सांसद ने प्रशासन को घेरा। कौन से लोग वंदे मातरम चर्चा चाहते हैं? जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, जिन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। सपा के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ के ही गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद त्रिपुरापुर खालसा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का ही अनावरण किया है और इस कार्यक्रम में आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ही मौजूद रहे। प्रतिमा अनावरण के बाद ही शिवपाल यादव ने मंच से ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सरकार गरीबों, नौजवानों और इसके साथ ही किसानों के लिए घातक साबित हो रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में ही 10 घंटे से अधिक बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है और घरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर तेजी से चल रहे हैं, जिसके कारण जनता बिजली बिलों में ही त्रस्त है। तो शिवपाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बिजली संकट को लेकर शिवपाल का ये बड़ा हमला बताया जा रहा है और 2027 में ही अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा भी उन्होंने बयान दे दिया है। आजमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, बड़ा बयान देते हुए बिजली का संकट लोगों को लेकर कहा है कि लोग त्रस्त हैं बिजली संकट से, और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए साफ तौर पर कहा कि अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। तो आजमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, बिजली को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि बिजली बिल को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम जनता बिजली बिल से ही त्रस्त है, और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश राणा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता शुद्धिकरण का कार्य जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे इसके परिणाम को भलीभांति जानते हैं। सुरेश राणा का ये बात जो है गांधी पार्क के जन्म सभागार में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान ही पत्रकारों से बातचीत में कही गई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मतदाता सूची पर ही उठाए गए आरोप निराधार हैं, क्योंकि पहले लोग अशुद्ध मतदाता सूची का फायदा उठाकर चुनाव में भाग लेते थे। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में लगातार प्रगति कर रहा है और प्रदेश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो बीजेपी नेता सुरेश राणा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर मतदाता शुद्धिकरण जारी है, ऐसा वो साफ तौर पर कहते नजर आए, और इसके साथ ही योगी मोदी नेतृत्व में ही प्रदेश प्रगति, ऐसा उन्होंने बयान दिया। मतदाता सूची में भी सुधार जरूरी है, ऐसा बयान देते हुए नजर आए हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार, चूंकि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार संवाद बना करके रखते हैं, और सहारनपुर में मैं समझता हूं कि सैकड़ों बार उनका आगमन हुआ है, और जब भी उनका आगमन होता है तो हमारी भलाई के लिए होता है, जब भी उनका आगमन होता है तो प्रदेश की भलाई के लिए होता है। सहारनपुर आज से 8 साल पहले जो सहारनपुर का चित्र था, आज हम यदि सहारनपुर का चित्र देखेंगे तो धरती आसमान का अंतर। ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहां दंगा हुआ करते थे, ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहां पूरा मार्केट जला दिया गया था, ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहां दंगाई खुलेआम चौराहों पर गुंडा नाच किया करते थे। मैं आदरणीय योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके राज में आज कानून व्यवस्था, एक शानदार कानून व्यवस्था का मॉडल मिला है, और सहारनपुर सहित पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश आज व्यापार में आगे बढ़ रहा है, आज शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, शिक्षण संस्थानों में आगे बढ़ रहा है। हमारी माताएं बहनें रात के 2 बजे भी गहनों से लद करके सड़क पर चल सकती हैं। ये शानदार मॉडल योगी जी ने दिया है, तो हम सहारनपुर में ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कोडी नियुक्त कप सिरप की अवैध तस्करी के मामले में वाराणसी पुलिस ने ही बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शुभम जायसवाल के ही करीबी बताए जा रहे हैं, और उनसे जुड़ी फर्मों के ही माध्यम से बड़े पैमाने पर कप सिरप की ही सप्लाई का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार ही दोनों आरोपियों को प्रति बताया गया है शीशी 1 रुपए के हिसाब से ही मासिक। आपको बताते चले कप सिरप का यह खुलासा हुआ, जहां पर भुगतान भी किया जाता था। वे फर्जी फर्मों के जरिए ही कप सिरप की खेप कई नेटवर्क तक पहुंचाते थे, और पुलिस ने बताया कि बेची गई शीशियों का ही कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता था, ताकि जांच में ही ट्रेसिंग ना हो सके। और जांच में सामने आया है कि शैली ट्रेडर्स के ही खातों से करोड़ों रुपए की संदिग्ध लेन देन भी हुए हैं।
तो वाराणसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कप सिरप तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शुभम जायसवाल के करीबी भी पकड़े गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों के लेन देन का ये बड़ा खुलासा किया गया है। स्कूल वैन से ही तस्करी की जाती थी, ऐसी अपडेट सामने आई, जहां पर ड्रग विभाग की जो जांच है वो भी तेज है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, कप सिरप का ये तस्करी का खुलासा हुआ है, 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी फिलहाल ये अपडेट आज सामने आ पा रही है कि किस तरीके से तस्करी की जाती थी। देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो कप सिरप मामला है उसकी जो धरपकड़ है वो लगातार जारी है। पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, वो एक पूरी जो सिंडिकेट है उसको पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं वाराणसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो कि शुभम जायसवाल जो बताया जा रहा है कि पूरी घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है, वो तो नहीं लेकिन उसके जो 2 करीबी हैं, विशाल जायसवाल और बादल आर्य, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है जो वाराणसी से। और उनसे जब SIT ने पूछताछ करी है तो अमन, कितना समय अभी तक इनको तस्करी करते हुए है? इनका कुछ पहले का भी रिकॉर्ड ऐसा रहा है जो अभी सामने आ रहा है? देखिए, अभी तक अगर पुलिस की बात की तो जो ऐतिहासिक जो इनका जो इतिहास है वो अभी तक पुलिस नहीं जारी किया है। लेकिन अगर इस तरीके से बात की जाए जो शुभम जायसवाल की, तो शुभम जायसवाल की नोटिस है, कॉर्नर नोटिस है, वो जारी किया गया है, जिसमें तरीके से तो रेड कॉर्नर नोटिस अपराधियों के लिए जारी किया जाता है जो कि जघन्य अपराध में जिनकी संलिप्तता होती है। तो कहीं न कहीं नोटिस है वो शुभम जायसवाल के लिए जारी किया गया। हालांकि पुलिस ने ये भी बताया है कि वो भारत छोड़कर किसी अन्य देश में चला गया है, जिसके बाद से जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो शुभम जायसवाल के लिए जारी किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए विशाल जायसवाल और बादल आर्य की, तो वो उनकी संलिप्तता सिर्फ इतनी थी कि उनको एक फर्जी जो है उनके प्रोपरेटर थे ये लोग, और कहीं ना कहीं इनको सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए का जो मुनाफा था वो उनको दिया जाता था। यानी कि अगर आमतौर पर बात समझे तो सिर्फ एक बॉटल पे 1 रुपए का मुनाफा, तो कहीं ना कहीं 25-30 हजार का जो मुनाफे की रकम थी उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई है। और अगर बात की जाए जो शुभम जायसवाल के जो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे भी पुलिस और SIT की टीम पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं जो अकाउंट है उनको खराबी की जो बात है वो सामने आई है। तो साफ तौर पर जो प्राइवेट ट्रेडर्स है उसमें भी काफी जो पैसे का आवागमन है वो किया गया था, जिसके बाद से उन सभी जो अकाउंट्स उनको फ्रीज कर दिया गया है। और एक सबसे चौंकाने वाला जो बात है ये है कि जो डिसीजन आई है कि कई 28 ऐसी कंपनियां थी जो फार्मास्यूटिकल जो विभाग है उसमें उन भी 28 का है पुलिस को मुहैया कराया था। और उसके बाद जो पुलिस की तफ्तीश वो शुरू हुई और तफ्तीश में ये चीजें आई है कि उसमें कई ऐसी फर्म थी जो कि फर्जी तरीके से चलाई जा रही थी, जिनका खुलासा वाराणसी पुलिस ने किया है, जिसका जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल वो अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं, लेकिन कहीं न कहीं 2 जो गिरफ्तारी है वो सामने नजर आ रही है। जी सुमन। बिल्कुल अमन, अभी तक किसी और का भी इसमें नाम सामने आ रहा है या फिर ये पहले से कोई गिरोह चल रहा था जो अब जाके और ज्यादा सक्रिय हो गया है, ऐसी कोई अपडेट सामने आ रही है? ठीक है, जिस तरीके से सवाल है उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि जो गिरोह का संचालन है वो शुभम जायसवाल द्वारा किया जा रहा था या इसमें भी और कड़ियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो बादल आर्य जो और जो विशाल जायसवाल है उससे पुलिस लगातार SIT की टीम है वो लगातार जांच कर रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और लगातार जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही है, उनसे तमाम जो खुलासे हैं वो सामने आते जा रहा है कि किस तरीके से जो ये फर्जी सिरप का जो धंधा था वो संचालित हो रहा था और किस तरीके से उसका जो व्यापार था, किस तरीके से जो वो
मार्केट में किस तरीके से पहुंचती थी और किस तरीके से जो फंड का आवागमन होता था वो किस तरीके से होता, तो तमाम चीजें हैं। इनका जो खुलासा है वो लगातार पुलिस जैसे जैसे जानकारी हो रही है उस तरीके से उस जानकारियों को साझा भी किया जा रहा है। लगतार जो शुभम जायसवाल की जो गिरफ्तारी की जो बात है उसके लिए रेड क्रॉस जो नोटिस है वो भी जारी की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो पहल है वो जो उत्तर प्रदेश पुलिस है और एसआईटी टीम लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है कहीं ना कहीं, और शुभम जायसवाल की भी जल्द गिरफ्तारी की भी बात पुलिस ने कही है। सुमन जी अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर जेबी दारुका पेपर मिल के ही कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 दिनों से ही धरने पर बैठे कर्मचारी आज अपना विरोध तेज करते हुए नेशनल हाईवे से ही पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी से मिलने निकले। प्रशासन को जैसे ही कर्मचारियों की इस योजना की जानकारी मिली, एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को रास्ते में ही रोक लिया गया। हालांकि कर्मचारियों ने वहीं पर अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सचिव प्रदेश प्रभारी किसान मंच उत्तर प्रदेश, कई दिनों से चल रहा ये बेचारे कर्मचारियों का धरना। आज जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात के लिए हम लोग निकले थे। पता चला कि आज जिलाधिकारी महोदय लखनऊ में हैं। यहाँ पर एसडीएम सदर आई मौके पर और ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने 3 दिन के अंदर इस समस्या का निराकरण करने का वादा किया है। हम जा रहे थे जिलाधिकारी महोदय को मिलने के लिए। मैं जेबी दारुका का कर्मचारी हूँ और 2 माह का वेतन नहीं मिला, तीसरा माह चल रहा है। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। अगर जिलाधिकारी महोदय जी के अंतर्गत सोल्यूशन होगा वो निकालेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं। और एसडीएम मैडम आई थी, यहाँ मंडी गेट पे मिली और जो ज्ञापन सौंपा उनको 3 दिन का मौका दिया है। उसके बाद अगर उनके अंतर्गत होगा तो ठीक है, कि तो हम मुख्यमंत्री के आगामी जो हमारा पैदल मार्च रहेगा मुख्यमंत्री साहब जी तक रहेगा। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।